नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम वाले गुरुजी 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं साप्ताहिक करेंट अफेयर्स, जिसमें आज हम 1 से 8 मार्च के बीच जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उसको डील करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रही किरंदुल और बचेली माइंस को जाना जाता है। दोस्तों, किरंदुल और बचेली माइंस किस लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क के लिए। किरंदुल और बचेली माइंस को लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। अब देखिए, किरंदुल और बचेली माइंस आखिर है कहाँ? तो किरंदुल और बचेली माइंस है, ये फ्रेंड्स कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। कहाँ? दंतेवाड़ा जिला में है किरंदुल और बचेली माइंस। अब देखिए फ्रेंड्स, किरंदुल और बचेली माइंस में जो लौह अयस्क है उसको खनन किसके द्वारा किया जाता है? इसका खनन किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, एनएमडीसी के द्वारा जो है किरंदुल, बचेली और बैलाडीला में लौह अयस्क का खनन किया जाता है। अब फ्रेंड्स, आपको याद रखना है किरंदुल के बारे में। किरंदुल में खनन कब से स्टार्ट हुआ? तो 1968 से स्टार्ट हुआ किरंदुल में। कब से स्टार्ट हुआ? 1968 से स्टार्ट हुआ किरंदुल में खनन। उसके बाद बचेली में स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स 1980। कब? 1980 में बचेली से खनन स्टार्ट हुआ। और जो बैला डीला है फ्रेंड्स, कहाँ? बैला डीला, यहाँ 1988 से खनन स्टार्ट हुआ है। ओके, आपको पता है कि किरंदुल और बचेली माइंस लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। जो किरंदुल और बचेली है वह कहाँ है? दंतेवाड़ा में किरंदुल और बचेली माइंस। एनएमडीसी द्वारा इसका खनन किया जाता है। किरंदुल में खनन का कार्य 1968 से प्रारंभ हुआ, बचेली में 1980 से और बैलाडीला में 1988 से प्रारंभ हुआ। और कुछ जानिए, जो बैलाडीला है यहाँ की लोहा को हम कहाँ निर्यात करते हैं? जापान को निर्यात करते हैं। ओके, कहाँ निर्यात करते हैं फ्रेंड? जापान को निर्यात करते हैं। और कौन से बंदरगाह से निर्यात करते हैं? तो वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को लोहा निर्यात किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इतना पॉइंट याद रखना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, देश की छठवीं साइंस सिटी कहाँ पर प्रस्तावित है? तो देश की छठवीं साइंस सिटी कहाँ प्रस्तावित है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में। रायपुर में प्रस्तावित है देश की छठवीं साइंस सिटी। ओके, कहाँ प्रस्तावित है देश की छठवीं साइंस सिटी? रायपुर में प्रस्तावित है देश की छठवीं साइंस सिटी। अब आपको जानना है, मतलब इससे पहले 5 और साइंस सिटी भारत में है। तो ये जो साइंस सिटी है ये केंद्र सरकार की योजना है। आपको कुछ याद रखना है, जो रायपुर में है एक साइंस पार्क भी है फ्रेंड्स। ये साइंस सिटी और साइंस पार्क अलग है। साइंस पार्क को राज्य की सरकार ने स्थापित किया था। तो एक साइंस पार्क कहाँ है? रायपुर में। लेकिन अपना पहला जो साइंस पार्क है वो कहाँ है? सुकमा में है। पहला साइंस पार्क कहाँ है? सुकमा में है। लेकिन जो रायपुर में स्थापित हुआ है साइंस पार्क वो सेकेंड नंबर का स्थापित है। और जो रायपुर में साइंस सिटी बनने वाला है वो छठवीं साइंस सिटी है। ओके, आपको अंबिकापुर में एक याद रखना है कि अंबिकापुर में है बायोटेक पार्क। क्या? बायोटेक पार्क। ओके, साइंस सिटी कहाँ है? रायपुर में बनने वाला है छठवीं साइंस सिटी देश की। और सुकमा और रायपुर में साइंस पार्क है, अंबिकापुर में है बायोटेक पार्क। आपको इतना याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राजभाषा के 8वें प्रांतीय सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो जो 8वें प्रांतीय सम्मेलन है वे किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वर वैष्णव। रामेश्वर वैष्णव की अध्यक्षता में संपन्न हुई छत्तीसगढ़ राजभाषा के 8वें प्रांतीय सम्मेलन। तो फ्रेंड्स, अब जानिए थोड़ा सा रामेश्वर वैष्णव के बारे में, जिसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई। क्या उनसे संपन्न हुई? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 8वें प्रांतीय सम्मेलन। उससे पहले फ्रेंड्स जानिए ये कहाँ संपन्न हुई। तो कहाँ हुई है 8वें प्रांतीय सम्मेलन?
रायपुर में हुई है 8वें प्रांतीय सम्मेलन। ओके, कहाँ संपन्न हुई? रायपुर में हुई 8वें प्रांतीय सम्मेलन। और किसकी अध्यक्षता में? रामेश्वर वैष्णव की अध्यक्षता में। तो फ्रेंड्स, रामेश्वर वैष्णव एक लेखक है, कवि है, तो इसकी कुछ रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस बार की अध्यक्षता रामेश्वर वैष्णव ने की है। तो इसकी रचना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एक याद रखना, नोनी बेंद्री, रामेश्वर वैष्णव की रचना है एक, नोनी बेंद्री। अब नोनी बेंद्री रोएगी, रोएगी तो आंसू निकलेगी, तो बाल्टी भर आंसू, क्या? बाल्टी भर आंसू। ओके, अब बाल्टी भर आंसू निकल रही तो बीमार पड़ गई, तो बीमार पड़ गई तो अस्पताल बीमार है, अस्पताल बीमार है। और एक, पत्थरों की बस्तियां, पत्थरों की बस्तियां। चार रचना आपको याद रखना है रामेश्वर वैष्णव की, नोनी बेंद्री, बाल्टी भर आंसू, अस्पताल बीमार है, और पत्थरों की बस्तियां। ओके, अब फ्रेंड्स, जो राजभाषा आयोग है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, इसके बारे में आपको जान लेना है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के बारे में कुछ फैक्ट जानना है। सबसे पहले आप याद रखना, 28 नवंबर 2007, 28 नवंबर 2007 को विधेयक पारित हुआ। ओके, विधेयक पारित हुआ, और इस 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस, ओके, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो प्रतिवर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। और यह कब पारित हुआ फ्रेंड्स? 2007 को पारित हुआ। और एक डेट याद रखना आप, 14 अगस्त 2008, 14 अगस्त 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की कार्यालय की स्थापना हुई, या फिर इसका प्रथम बैठक हुआ। प्रथम बैठक कब हुई? 14 अगस्त 2008 को प्रथम बैठक हुई इस दिन, और इसी को कार्यालय स्थापना दिवस भी कहा जाता है। ओके, कार्यालय स्थापना दिवस या राजभाषा आयोग की स्थापना भी पूछा जाए तो आपको 14 अगस्त डालना है। और कब हुआ? 2008, 14 अगस्त 2008। ओके, इन सब चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रही पाटा गीत किस जनजाति द्वारा गाई जाती है? तो फ्रेंड्स, पाटा गीत जो है ये मुरिया जनजाति द्वारा गाई जाती है। किसके द्वारा? मुरिया जनजाति द्वारा पाटा गीत गाई जाती है मुख्यतः। आपको याद रखना है घोटुल पाटा, घोटुल पाटा एक प्रकार की गीत है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जनजाति में। घोटुल पाटा एक गीत है, और कैसा गीत है ये? मृत्यु गीत है, और ये भी मुरिया जनजाति द्वारा गाई जाती है। ओके, घोटुल पाटा किसके द्वारा गाई जाती है? मुरिया जनजाति द्वारा गाई जाती है, जो एक मृत्यु गीत है। लेकिन एक याद रखना, लिंगो पाटा, क्या? लिंगो पाटा, ये जो लिंगो पाटा है फ्रेंड्स, ये प्रधान जनजाति द्वारा गाई जाती है। किसके द्वारा? प्रधान जनजाति द्वारा गाई जाती है, वो लिंगो पाटा है। और घोटुल पाटा जो है मुरिया जनजाति द्वारा गाई जाती है, वो मृत्यु गीत है। और पाटा गीत अगर स्पेशल रूप से पूछे कि ओनली पाटा गीत करके, तो मुरिया जनजाति द्वारा गाई जाती है। बैगा जनजाति कर्मा गीत गाती है। ओके, बैगा जनजाति कर्मा गीत कर्मा गीत गाती है। और ये जो हलवा है, हलवा है, वो धनकुल गीत गाती है। धनकुल एक त्योहार भी है, पर्व है, और गीत भी है। ओके, हलवा कौन सा गीत गाती है? धनकुल गीत गाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हाल ही में केंद्रीय योजना रैंप को छत्तीसगढ़ में लागू करने की घोषणा की गई है। यह किसकी सहायता से चलाई जा रही है? आपको बताना है जो रैंप योजना है यह किसकी सहायता से चलाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है रैंप योजना। अब ये जो रैंप योजना है आखिर क्या है फ्रेंड्स? ये जो रैंप योजना है वो MSME,
माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। ओके, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये जो है रैंप योजना चलाई जा रही है। अब आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है, तो वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट अभी कौन है, अध्यक्ष कौन है, उसको जान लेना है। वर्ल्ड बैंक की अध्यक्ष है अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक की अध्यक्ष है। अब याद रखना कि ये किसके लिए चला जा रही है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में उद्योग मंत्री कौन है? उद्योग मंत्री कौन है, इसको जान लीजिए, लखन लाल देवांगन। ओके, कौन है? लखन लाल देवांगन छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा जी, और जो रैंप योजना है वह सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। हाल ही में नवीनतम वन मंडल को मंजूरी दी गई है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा वन मंडल है जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मनेन्द्रगढ़। ओके, कौन सा? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, एमसीबी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को हाल ही में वन मंडल के रूप में मंजूरी दी गई है। इसे जो कोरिया वन मंडल था, कोरिया वन मंडल का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। ओके, कोरिया वन मंडल का पुनर्गठन करके जो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर नया वन मंडल बनाया गया, और यह 35वां वन मंडल है। इससे पहले मतलब छत्तीसगढ़ में 34 वन मंडल थे, यह 35वां वन मंडल बन गया है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो है फ्रेंड, आपको पता है कि 32वां नंबर का जिला है। छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं, जिसमें से 32वां नंबर का जिला कौन सा है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला में किसे नवोन्मेषी किसान के रूप में सम्मानित किया गया है? कैसा किसान? नवोन्मेषी किसान के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अवनीश पात्र। कौन? अवनीश पात्र को जो है नवोन्मेषी किसान के रूप में नेशनल अवार्ड मिला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला में नवोन्मेषी किसान के रूप में। ओके, जो अवनीश पात्र है फ्रेंड्स, ये है देवभोग एरिया, गरियाबंद, देवभोग के गरियाबंद जिले के देवभोग एरिया से है अवनीश पात्र जी, और इसने जो है परंपरागत कृषि पद्धति को छोड़कर आधुनिक पद्धति से पान की खेती की। किसकी? पान की। और किसमें की? पान जो है लता के रूप में रहती है पान, उसको आम की जो पेड़ होते हैं उसमें चढ़ाया इन लताओं को, और पान की खेती की इस अवनीश पात्र जी ने। ओके, अवनीश पात्र ने पान की खेती की इसमें आम की पेड़ों के साथ में, इसलिए इसको नॉन-मेसी किसान के रूप में सम्मानित किया गया। अब जानिए, जो आप लोगों ने राजा राम त्रिपाठी पढ़ा होगा, ये कोंडा गांव से है, इसको उत्कृष्ट कृषक के रूप में अवार्ड मिल चुका है। जो लीलाराम साहू है ये धमतरी जिले से है। निरंजन भाटक ये अभी बीच में चर्चा में था। जो आलोक शुक्ला है, इसको गोल्डमैन अवार्ड मिला है। ओके, पर्यावरण संरक्षण के लिए। आप सबको इतना कंप्लीट कंटेंट इस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे एनआईटी रायपुर द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो डॉक्टरेट की उपाधि हाल ही में किसे प्रदान की गई है एनआईटी रायपुर द्वारा? वो है डॉक्टर एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एस सोमनाथ जो है इसरो के पूर्व चेयरमैन है। कौन है? इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ, जिसे एनआईटी द्वारा क्या है
डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। अब ये जो वी नारायणन है, देख लीजिए, वी नारायणन जी इसरो के नवीनतम चेयरमैन हैं। और जो डॉक्टर समीर कामत है, ये डीआरडीओ के चेयरमैन है। और द्रौपदी मुर्मू भारत की क्या है, राष्ट्रपति है। तो एनआईटी रायपुर द्वारा किसे डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई, डॉक्टर एस सोमनाथ को। मुकमाटी नामक प्रवेश द्वार कहां पर स्थापित की जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मुकमाटी नामक प्रवेश द्वार कहां पर स्थापित की जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए है तो कृपया लाइक कर लेवे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो। और यदि आपने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हम पहले साप्ताहिक करंट अफेयर्स को पूरे डील कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद मंथ के लास्ट में पूरे चारों सप्ताह एक मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स साप्ताहिक में पूरा ऐसी एक्सप्लेनेशन के साथ डील होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा मुकमाटी नामक जो प्रवेश द्वार है वह चंद्रगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। चंद्रगिरी की पहाड़ी में मुकमाटी नामक प्रवेश द्वार स्थापित की जाएगी। अब यहाँ प्रवेश द्वार क्यों स्थापित की जा रहे हैं, क्योंकि जो आचार्य जैन जो है, चंद्रगिरी की पहाड़ी जैन धर्म की तीर्थ स्थल है। और यहीं पर चंद्रगिरी की पहाड़ी में जैन आचार्य विद्यासागर महाराज की क्या की गई है, समाधि स्थल बनाई गई है। अब इसे तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसका प्रवेश द्वार है उसको जो है मुकमाटी नाम दिया गया है। प्रवेश द्वार को क्या नाम दिया गया है, उसी के मुकमाटी। और ये जो मुकमाटी है फ्रेंड्स, ये एक जो मुकमाटी है यह एक महाकाव्य है। ठीक है, मुकमाटी जो है यह एक महाकाव्य है। और ये किसकी महाकाव्य है, आचार्य विद्यासागर महाराज की महाकाव्य है मुकमाटी। और इसी महाकाव्य मुकमाटी के नाम पर जो है प्रवेश द्वार का नाम किया गया मुकमाटी नामक प्रवेश द्वार। और ये कहाँ है, चंद्रगिरी की पहाड़ी में। तो आप पता चल गया कि जो चंद्रगिरी की पहाड़ी है ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी को फ्रेंड याद रखना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और जो कृष्णा नदी की उद्गम स्थल है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। और जो देवगढ़ की पहाड़ी है वह छत्तीसगढ़ के एमसीबी मनेन्द्रगढ़, चिन्मय, भरतपुर प्लस कोरिया जिला में है। इन सब फैक्टर को याद। हाल ही में कहाँ महिला मंडई 2025 का आयोजन किया गया है। तो फ्रेंड्स महिला मंडई 2025 का आयोजन है जो वो रायपुर में किया गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रायपुर में महिला मंडई 2025 का आयोजन किया गया। और यह महिला मंडई कब से कब तक हुआ फ्रेंड, 4 से 8 मार्च। कब तक, 4 से 8 मार्च के बीच आयोजित हुआ यह महिला मंडई। और कहाँ आयोजित हुआ, रायपुर में आयोजित हुआ। और यहाँ पर जो है प्रदेश के महिला जो स्व सहायता समूह है, क्या, स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह के जो सामग्री है, जो उत्पाद है, उस उत्पाद का क्या किया गया, प्रदर्शनी लगाया गया, प्रदर्शनी प्लस उस उत्पाद का विक्रय भी किया गया। प्रदर्शनी के साथ साथ विक्रय भी किया गया उन उत्पादों को। कौन से उत्पाद को, जो स्व सहायता समूह द्वारा जो सामग्री उत्पादित की जा रही है उसको प्रदर्शनी लगाया गया और विक्रय किया गया। इस बार जो महिला मंडई 2025 था उसका थीम था फ्रेंड्स अजेय नारी, अजेय नारी और आराध्य नारी। अजेय नारी और आराध्य नारी इस बार महिला मंडई 2025 का थीम था, जो रायपुर में आयोजित हुआ, जो 4 से 8 मार्च के बीच आयोजित हुआ। 8 मार्च को पता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शहर में ई बस सेवा के लिए
प्रदेश का पहला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया? तो प्रदेश का पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दुर्ग में प्रदेश का पहला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। अब देखिए, ई बस सेवा के लिए, किसके लिए? ई बस सेवा के लिए चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? दुर्ग। फ्रेंड्स, आपको उस समय मतलब पहले न्यूज में आया था कि केंद्र सरकार ने राज्य को, छत्तीसगढ़ राज्य को 240 ई बसें दी है। तो इस 240 ई बसें में 100 बसें थी रायपुर के लिए, 50 बसें थी बिलासपुर के लिए, ओके, और 50 बसें थी दुर्ग के लिए और 40 बसें थी कोरबा के लिए। इन्हीं बसों के लिए अब क्या है, चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है, जिसमें पहला क्रम में स्थापित किया गया है वो है दुर्ग में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2024 का इको वॉरियर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, इको वॉरियर 2024 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? वो है छत्तीसगढ़ के वरुण जैन को। किसे? छत्तीसगढ़ के वरुण जैन, जो धमतरी जिले में जो सीता नदी अभ्यारण्य है, वहां हाथियों में जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है उनके लिए कार्य कर रहा है, और मानव हाथी संघर्ष में जो बचाव हो सकता है उसके लिए कार्य कर रहा है। इसलिए वरुण जैन जी को इको वॉरियर अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया। यहाँ ओपी चौधरी जो है छत्तीसगढ़ के क्या है, ये वित्त मंत्री है। आलोक शुक्ला को हमने पढ़ा है कि गोल्ड मैन अवार्ड मिला है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कोरबा, हसदेव बचाओ के लिए रमेश सिन्हा जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, और वरुण जैन जी को इको वॉरियर अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रही लोरो घाटी कहाँ है? आपको बताना है कि लोरो घाटी कहाँ है। तो लोरो घाटी फ्रेंड्स कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जसपुर। जसपुर में है लोरो घाटी, जिसे फूलों की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है इस लोरो घाटी को। और साथ ही साथ याद रखना कि यहाँ जसपुर में बादल खोल अभ्यारण्य है, तपकरा है, तपकरा जिसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। ओके, इन सब चीजों को याद रखना। और ये फ्रेंड्स कोंडागांव को याद रखना, कोंडागांव में है केशकाल घाटी। क्या? केशकाल घाटी कहाँ है? कोंडागांव में। और एक चिल्फी घाटी कहाँ है? कवर्धा में। चिल्फी घाटी कहाँ है? कवर्धा में। केशकाल घाटी है कोंडागांव में, और जसपुर में है फूलों की घाटी, लोरो घाटी। लोरो घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा 1 से 8 मार्च के बीच साप्ताहिक करंट अफेयर्स। यदि आपको कुछ डाउट हो, कुछ दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, इस चैनल में जल्द से जल्द आपको जो प्रयोगशाला परिचारक का है उसका वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।